नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम CGPSC व्यापम से संबंधित नए टॉपिक पे क्या करने वाले अध्ययन करने वाले हैं, भारत का भूगोल। ठीक है, जो कि व्यापम एवं CGPSC के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके व्यापम के सभी एग्जाम में आते हैं यहाँ से, साथ साथ CGPSC हम जो पढ़ेंगे वो दोनों के लेकर पढ़ते हैं, दोनों का ओरिएंटेड लेकर, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षा होंगे व्यापम के लिए या तो CGPSC के लिए, सभी एग्जाम के लिए क्या है 4 से 5 क्वेश्चन क्या है यहाँ से आते ही है। ठीक है ना, तो आप इसको दोनों के एवज में पढ़िएगा, क्योंकि जो हम बताएंगे वो दोनों के एग्जाम में क्या होगा, ये काम आएगा आपका। ठीक है, भूगोल क्या है, मुख्य रूप से तो भारत का भूगोल है सिलेबस में, लेकिन कभी कभी क्या होता है व्यापम के एग्जाम में भी क्या होता है वर्ल्ड जियोग्राफी पूछा जाता है इसमें, तो हम थोड़ा सा उसका भी देखेंगे। पहले आज हम समझ लेते हैं क्या कि इसका सिलेबस क्या है, भारत के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा कि हमें इतना सारा कंप्लीट करना है और किस किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो भूगोल में क्या है, सबसे पहले भारत के भूगोल में भारत की स्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक का मतलब क्या है, भारत की स्थिति विश्व की अपेक्षा में कहां पास स्थित है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है। जैसे कि भारत जो है ये ऐसा है मान लो जाए, ठीक है, भारत ये है, तो भारत की स्थिति कहां पास है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या, भारत के दक्षिणी बिंदु, उत्तर, पूर्व और ये पश्चिम बिंदु, तो इतने में क्या है भारत सीमित है। ये जो बताने का तात्पर्य ये है कि ये जो अक्षांशी रेखा होती है, अक्षांशी, और इसको बोलते हैं क्या, देशांतरी। ठीक है, देशांतरी रेखा, तो ये जो रेखा है इसके अंतर्गत भारत की स्थिति क्या बनी हुई है, कहां पास स्थित है। ये मुख्य रूप से काम किसमें आता है, समय बताने में, और साथ साथ उनकी जियोग्राफिकल जो मौसमी या तो प्राकृतिक चीजें होती है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है इसकी स्थिति यहाँ पर। ठीक है, हम पूरा पढ़ेंगे गोलार्ध में कि भारत की स्थिति कहां पास है। जैसे कि एग्जाम्पल तो मैं बताता हूँ कि आपका ग्लोब है, तो ये बीच वाला क्या कहलाता है, इक्वेटर, ये होता है आपका कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, तो भारत की स्थिति यहाँ बनी हुई है, तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है, तो वहां पर क्लाइमेट क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां पर मौसम क्या प्रभाव पड़ता है, वहां की जो वनस्पति है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही सब क्या करने वाले हैं, हम अध्ययन करने वाले हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें ये भी देखेंगे भारत की स्थिति है, तो भारत की जो समुद्री सीमा है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल है, ये अरब सागर है, और इधर क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, समुद्री सीमा कितनी है, स्थल की सीमा किसके मतलब कौन कौन से अन्य देशों के साथ लगाती है, कितना किलोमीटर, ये सब अध्ययन करेंगे हम किसके अंतर्गत, भारत की स्थिति एवं विस्तार में आपस। ठीक है, आगे हमारा भू आकृति प्रदेश। भू आकृति प्रदेश किसकी, भारत की। ये जो हमारा भारत का स्थिति एवं विस्तार था हमारा, ये भारत की स्थिति एवं विस्तार में। ठीक है, यहां बस क्या होता है, भारत की जो स्थिति है उसको 4 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से। कितने भागों में, 4 भागों में। एक है पर्वतीय प्रदेश, जो भारत के पर्वतीय प्रदेश होंगे, ये वाला हिस्सा, उसका क्या करेंगे हम पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से आप सुनते हैं क्या, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्व के क्या पर्वतीय प्रदेश, इन सब का क्या करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरा है भारत का मध्य मैदान। जो ये मध्य का मैदान है आपका, जो गंगा यमुना का मैदान कहलाती है, ये वाली जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है, और वो जो डेल्टा का निर्माण करती है साथ साथ अंतिम में, वो सब का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे मध्य मैदान के अंतर्गत। ठीक है, पठार, ये जो आपका पठार है पूरा यही वाला हिस्सा, ठीक है, दक्षिण का, इसका पूरा अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन सब का क्या करेंगे, पूरा सिलेबस वर्क क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, किस प्रकार से इस पर्वत क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। जैसे कि आप सुने होंगे कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत में आता है कौन सा, अरावली पर्वत श्रृंखला, वो सब हम इसके अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या हो रहा है, जो यहाँ पर आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, और समुद्र का जो तट है, तो दोनों के मध्य जो हिस्सा आता है वो क्या कहलाता है, तटीय मैदान कहलाता है। तो इसका भी क्या करेंगे हम इस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, ये 4 भागों में। ये जो विभाजन है वो विभिन्न वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, अलग अलग है। तो आप मुख्य रूप से क्या करेंगे, 4 भाग अभी पढ़ेंगे।
एसपी चटर्जी भी क्या करते हैं, अलग भाग में बांटे गए, कोई 6 भाग में बांटा गया है। तो आप ध्यान देंगे किसका, 4 भाग का यहाँ बस, ठीक है। आगे है आपका भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक, भू मतलब क्या होता है, भूमि, अर्थात कौन सी, पृथ्वी। तो पृथ्वी के गर्भ में उसकी संरचना कैसी है, जैसे कि आप निचले क्लास में पढ़े होंगे, जो पृथ्वी की सतह है अंदर तक, जैसे भूपर पट्टी, क्रोड, ये सब पढ़ते हैं ना, वो लावा बोलते हैं अंदर में। तो चट्टान मुख्य रूप से क्या है, तो पृथ्वी के सबसे निचली सतह पर कौन सा चट्टान है, तो आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान के जो छलन होता है उससे बनता है कौन सा आपका, धारवाड़ चट्टान। इसके चट्टान, ये जो चट्टान है धारवाड़, इसका भी छलन होगा। ये 2-4 साल की बात नहीं है, ये करोड़ों वर्ष में होता है। निरंतर क्या होती है, प्रकृति बदलते जा रही है, तो उसके साथ साथ क्या होती है, इस चट्टानों में भी क्या होती है, परिवर्तन आती है ना। तो धारवाड़ के ऊपर कौन सा चट्टान बनता है, तो कडप्पा, कडप्पा चट्टान। इसके ऊपर बनता है आपका गोंडवाना, और भी बीच में है मुख्य रूप से। ये मैंने इसी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन सा है, आर्कियन। इसी यहाँ सबसे क्या बोला जाता है, प्राचीन क्रम की चट्टान बोली जाती है, धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना। हम देखेंगे क्या इस क्रम में, फिर इस चट्टान के अंतर्गत कौन सी खनिजें पाई जाती है, और इसी चट्टान के छलन से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप चट्टानें अच्छे से कर लिए तो आपका उसमें खनिज, मिट्टी, ये सभी चीजें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। मिट्टी के साथ साथ आपकी वनस्पति भी हो जाएगी उसमें, ठीक है। ये हो गया आपके 3 टॉपिक। आगे है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसका, नदी का, ठीक है, नदी अपवाह तंत्र। तो भारत में क्या है, अनेक नदियां हैं, और जो नदियां जो है इसका क्या है, बहुत सारे नदियों से मिलकर क्या होती है, संगम करती है, और पूरे भारत देश को क्या करती है, प्रवाहित करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे है गंगा अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, सतलज सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। साथ साथ दक्षिण की और नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो जो 4 नदियां हैं वो पूर्वी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, और जो बाकी नदियां होती है वो किधर, पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। तो देखेंगे इस नदी का प्रवाह किस जगह से उद्गम है, कहाँ क्या करती है, संगम करती है, कौन डेल्टा बनाती है, कौन एस्चुरी का निर्माण करती है, कौन सी नदी का सहायक नदियां कौन सी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस नदी पर कौन सी परियोजनाएं बनी है, कौन सा बांध, घाट, जो भी परियोजनाएं बनेगी हम उसे क्या करेंगे, सिलेबस वार क्या करेंगे, अध्ययन करते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, नदी के बारे में। आगे हमारा मिट्टी। तो मिट्टी क्या है, भारत में प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। जो हम यहाँ देखे थे कौन सा, गंगा यमुना का मैदान। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, नदियों के द्वारा बहा कर ला गए जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसका क्या होता है, धीरे धीरे छलन होते जाता है, तो उससे जमाव से बनी हुई मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जो कि क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है यहाँ पर, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, और भी लेटेराइट मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। इन सब मिट्टी का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी है, तो 8 प्रकार की मिट्टी है बस, ठीक है। हम भी उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मिट्टी से ही वनस्पति, भाई जो मिट्टी की प्रकृति होगी उस मिट्टी के आधार पर वहां की क्या होगी, वनस्पति होगी। आप कहीं पढ़े होंगे कि जैसे कि लेटेराइट मिट्टी है तो वहां पर बगानी फसलें होती है, काली मिट्टी है तो दलहन और तिलहन फसलें होती है। तो मिट्टी की प्रकृति के आधार पर वहां का क्या बनता है, वनस्पति भी क्या होती है, बनता है, उगती है, ठीक है ना। वनस्पति अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संसाधन में क्या देखेंगे हम लोग, भारत के अंतर्गत ऊर्जा संसाधन क्या क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, खनिज, विभिन्न प्रकार के धातु, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। साथ साथ इसमें जो परमाणु जो आपका ऊर्जा संबंधित है और जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उन सब का अध्ययन हम क्या करेंगे, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत करने वाले हैं। तो ये हमारा मुख्य टॉपिक्स होगा किसके लिए, भूगोल के लिए। याद करना क्या है, भूगोल है, भू मतलब भूमि और गोल मतलब तो समझते हो आप, गोल। तो इसमें क्या करना है, मतलब गोल गोल पढ़ना है, ऐसा याद कर लेना, ठीक है ना। मतलब भूगोल है, कहीं ना कहीं सब गोल मिलके आएंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो भारत का पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे हम देखते हैं क्या, विश्व के बारे में, कि भारत जो पृथ्वी में ही है तो पृथ्वी की स्थिति क्या है, वहां पास किस प्रकार हम वहां पास आते हैं अंतर्गत, उसको हम थोड़ा सा डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो जाए आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ने के लिए क्या होगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पास है आपका, ये तो भारत के अंतर्गत है ही है कि नहीं है। तो जब तक भारत को नहीं पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ को भी पढ़ना
मतलब आसानी नहीं हो पाएगा। तो पहले हम भारत को पढ़ रहे हैं, तो भारत किस में है, ये पृथ्वी में है यहाँ पास, तो पहले पृथ्वी को पढ़ते हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए, ठीक है। जैसे कि आगे देखते हैं हम क्या, पृथ्वी की स्थिति को समझने के लिए, ठीक है। ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड क्या है, बहुत बड़ा है ना। मान लीजिए ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर क्या आता है, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, क्या अनेक आकाश गंगे, तारामंडल, है ना, ये सब क्या होती है, पूरा ये बनते जाती है ब्रह्मांड के अंदर। वही है ना, ब्रह्मांड के अंदर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, आकाश गंगा, तारामंडल, उसके नीचे क्या आता है, सौर मंडल आता है ना। तो हम किसको पढ़ते हैं, सौर मंडल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड में क्या है, मुख्य रूप से हमारे सौर मंडल जो होती है उसमें कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, ठीक है। ये जो क्या है, सूर्य, सन, ठीक है। इसमें जो है, जो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कितने ग्रह के बारे में, 8 ग्रह के बारे में। तो इसका जो संरचना है, जिसे क्रम है, वो हमको बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो पृथ्वी, सूर्य जो है सबसे उसके नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध, बुध के बाद शुक्र, फिर हमारा क्या है, पृथ्वी। जो ब्लू कलर का है क्या है, ये पृथ्वी हमारी। पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस सीरीज में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा कौन है यहाँ पास। अगर बोला जाएगा कि ग्रह जो होती है, 8 ग्रह है, उसमें सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है, तो आपको क्या साइज ही पता चल रहा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका सामने में लग रहा है क्या, बुध। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन गया आपका कि सबसे बड़ी ग्रह कौन है, तो बृहस्पति, सबसे छोटी कौन है, तो बुध। इसको याद करने का सीधा साधा तरीका है, छोटा सा समझिए बात को, ठीक है। आप संडे से संडे क्या मान सकते हैं आप, एक वीक होता है, तो उसके मध्य का दिन कौन सा होता है आपका, बुधवार। तो बुध से क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा दिन रखे हैं हम लोग, बुध। अब हर एक एक गेप में क्या करना है आपको, डे बढ़ाते जाए। बुध के बाद क्या आता है, गुरु, तो क्या आ गई, शुक्र, ठीक है। शुक्र बाद क्या आता है, शनि, हमारा पृथ्वी आ गया। रविवार, पृथ्वी रविवार की छुट्टी मनाते हैं, तो क्या हुआ, ये आया बीच में ये, ठीक है। अब पृथ्वी के बाद एक गेप हो गया, सोमवार, क्या आ गई, मंगल। मंगल के बाद क्या आती है, बुधवार। उसके बाद क्या आ गई, बृहस्पति। बृहस्पति बाद क्या आता है, शुक्र, शनि, फिर आपका अरुण। इसको आप याद कर सकते हो, रिपीट हो गया संडे। तो याद करना है क्रम क्या है। अगर पूछा जाता है क्रम आपका कि ग्रहों में सबसे पहले और अंतिम के अनुसार क्रम जमाइए ऐसा करके, तो आप इसको सादा सिंपल याद कर सकते हैं। बुधवार को याद कीजिएगा, एक एक डे गेप कर लिएगा। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी में संडे मनाते हैं छुट्टी, पृथ्वी में मंडे के बाद मंगल, फिर यहाँ पर बुध से बृहस्पति, और फिर शुक्र से शनि, फिर अरुण तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो याद करने का आपका सादा सिंपल तरीका है, क्लियर है। यहाँ पर बड़ा कौन सा है, तो बृहस्पति, सबसे छोटा कौन है, तो बुध। अब यहाँ पास आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो आपको सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा दिख रहा है, शुक्र दिख रहा है। इसी कारण जो है पृथ्वी की बहन जो बोला जाता है, वो ग्रह कौन सा है आपका, शुक्र ग्रह है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पृथ्वी का जो बहन कहलाता है कौन है, शुक्र। इसका इंग्लिश नाम भी है, बुध को क्या बोला जाता है, शुक्र को क्या बोला जाता है, ये ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा इसको, क्लियर है यहाँ तक। ये ग्रह याद है। एक इंपॉर्टेंट याद करना, जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह में जो छल्ले बने हुए सर्कल जो राउंड है ना, वलय जो बोला जाता है, ये कौन से ग्रह में है, तो शनि ग्रह में। आप विज्ञान पढ़े होंगे या साथ साथ कोई वीडियो देखे होंगे साइंटिफिक वाला, तो उसमें आप अध्ययन किए होंगे कि शनि ग्रह के चारों ओर क्या बना है, छल्ला बना हुआ है पूरा, ठीक है। आप तो उसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। आगे क्या, ये जो सूर्य है हमारा, वो भी क्या है, एक तारा है। सभी ग्रह क्या है, तारे हैं ना, इतना याद रखना। तारे में क्या होती है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसमें ऊष्मा होनी चाहिए और उसमें एक प्रकाश होनी चाहिए। हम चंद्रमा को तारा नहीं बोल सकते, क्यों, इसमें लाइट तो नजर आता है लेकिन ऊष्मा है ही नहीं, क्यों, इससे खुद का एक वायुमंडल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। आप चंद्रमा पे जाते हैं, पृथ्वी से मान लो जाए, पृथ्वी से कहाँ गए आप, चंद्रमा में, तो पृथ्वी में आप 60 किलो के हैं, तो चंद्रमा में आपका 1/6 कम हो जाता है, होता है, क्यों होता है भार। तो आप वापस कितने किलो के होंगे, यहाँ 60 किलो के हैं, चंद्रमा में जाएंगे तो आप मात्र 10 किलो के रहेंगे, क्लियर हुआ। इस कारण चंद्रमा जो है तारे में नहीं आता है वो, ठीक है ना, इस कारण ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या, सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है। तारा में 2 चीजें बताएं, क्या क्या होना चाहिए, एक हीट होना चाहिए और एक लाइट होना चाहिए, ठीक है। उष्मा क्या होती है, उष्मा से ऊर्जा प्रदान होती है। जैसे कि हम लोग सूर्य में देखते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है सूर्य में सबसे ज्यादा,
71% क्या है आपका हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर सूर्य में, और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनती है, हीलियम का निर्माण करती है। अर्थात क्या है, जो सूर्य में जो गैस है वो क्या करती है, संलयन प्रक्रिया से, मिलने वाली प्रक्रिया से क्या करती है, कंटिन्यू अभिक्रिया करती रहती है, एक्टिव हो जाती है वो। तो एक्टिव होने से क्या बनती है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि आप परमाणु बम को आप देखें तो परमाणु बम कौन से आधार पर काम करती है, ये विखंडन आधार पर, विखंडन अभिक्रिया, ये क्रिया पर क्या होती है, ये चलती है। विखंडन मतलब क्या, टूटना, और संलयन मतलब क्या होना, दोनों का ऐड होना होता है। ठीक है, तो जो सूर्य की जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किस आधार पर होती है, तो संलयन अभिक्रिया के आधार पर। ये 1839 में हैंस बेथन नाम के एक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसको प्रतिपादित किया था। ये व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि व्यापम में जो है वर्ल्ड जियोग्राफी भी क्या होता है, क्वेश्चन आता ही है। तो आप यहाँ से एक बार थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सूर्य। हमारे ब्रह्मांड में जो है असंख्य तारे हैं, करोड़ों अरबों क्या है, तारे हैं। और इन जो तारों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, जैसे कि तारा है बहुत सारे, करोड़ों अरब तारे हैं, और इन तारों के समूह को बोला जाता है क्या, आकाश गंगा। आकाश गंगा, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, ये आकाश गंगा है। मतलब अभी मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ 5-6 आकाश गंगा बनाया हूं, 3 4 5, मतलब यहाँ पास क्या है, हमारे सामने 5 आकाश गंगा है, जो कि क्या है, एक आकाश गंगा में क्या पाई जाती है, अरबों खरबों क्या पाई जाती है, तारे पाई जाती है। मान लो जाए इसमें से हमारा एक आकाश गंगा है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हम, हमारी जो पृथ्वी है ये वाली सौर मंडल, ठीक है, तो इस आकाश गंगा का नाम दिया गया है क्या, मंदाकिनी। तो एक क्वेश्चन और बन गई कि हमारी जो सौर मंडल है वो कौन से आकाश गंगा के अंतर्गत आती है, तो उसको नाम क्या दिया गया है, मंदाकिनी। मान लो जाए ये हमारा पृथ्वी है, तो ये दिख रहा है ना पृथ्वी कहाँ पर है, जो लाल डॉट किया हो ना, ये पृथ्वी है, और ये मान लो जाए आपका क्या है, सूरज। क्लियर हुआ ये, मतलब इस आकाश गंगा के अंतर्गत क्या है, हमारी पृथ्वी है और हमारा सौर मंडल सूर्य है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, मंदाकिनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मिल्की वे, मिल्की वे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में मिल्की वे का शुद्ध हिंदी ट्रांसलेट भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखे होंगे आप एग्जाम में एकदम शुद्ध इंग्लिश ट्रांसलेट करके आ जाता है, तो इसको शुद्ध हिंदी क्या बोला जाता है, दुग्ध। मिल्क मतलब दुग्ध होता है ना, तो दुग्ध मेखला, ऐसा शुद्ध आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा वहां बस, जहां हिंदी समझ में ना आए, खास तौर में व्यापम के एग्जाम में या पीएससी यूपीएससी का खास तौर में तो ट्रांसलेट वाला रहता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ बस। क्लियर हो गया, तो हमारे पास मान लो जाए कितने आकाश गंगाएं, अभी 5 आकाश गंगाएं हैं, तो इस आकाश गंगा के अंतर्गत क्या है, अरबों खरबों क्या है, तारे मौजूद हैं। तो इन तारों के समूह को क्या बोला जाता है, आकाश गंगा बोला जाता है। ठीक है, तो हम जो आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है, मंदाकिनी, और इस मंदाकिनी में ही क्या है, हमारा पृथ्वी और पूरा सौर मंडल क्या है, उपस्थित है यहाँ। ठीक है, हम देखते हैं आगे कि जो पृथ्वी जो है मुख्य रूप से सूर्य का चक्कर लगा रही है, परिक्रमण। इसका प्रतिपादन किए थे किसने, कोपरनिकस ने, जो वैज्ञानिक थे हमारे कोपरनिकस। इन्होंने बताया जो है सूर्य कहाँ है, केंद्र में है, और इसके चारों ओर क्या होती है, हमारी जो ग्रह होती है वो क्या करती है, भ्रमण करती है। तो कोपरनिकस ने क्या बताया, भ्रमण का सिद्धांत दिया, मतलब परिभ्रमण बोलते हैं उसको, परिक्रमण। मुख्य रूप से परिक्रमण शब्द का यूज किया जाता है कि पृथ्वी जो है सूर्य की क्या करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक इसमें याद कर लेना, जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है तो एंटी क्लॉकवाइज होती है वो, जैसे कि आपका घड़ी का कांटा क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, तो पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि ये आपका रफ कर दो ना, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, नोट्स में सब। ये मान लो जाए आपका पृथ्वी है, ठीक है, तो ये जो है ऐसा घूमेगी, ये ऐसा यूं, तो दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये जो पश्चिम से क्या आ रही है, पूर्व की ओर आ रही है। क्लॉकवाइज में क्या होती है, ऐसा आती है, दक्षिण की ओर आती है, पूर्व से दक्षिण की ओर। तो एंटी क्लॉकवाइज किसका गमन होता है, पृथ्वी का, तो आप इसको ध्यान देंगे। और आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, अभी बता देते हैं आपको कि पृथ्वी जो है कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। तो आप पढ़े होंगे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये पढ़े हैं ना,
वैसे ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको पीडीएफ के माध्यम से भी हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे डायग्राम के साथ, ठीक है। देखते हैं आगे। इसमें जो पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर परिक्रमण करता है वो 1 वर्ष में करता है, आप देखे होंगे, ये पढ़े भी हैं आप, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब पृथ्वी जो है क्या करती है, इसका भ्रमण करती है कितने दिनों में, 365 दिन में, मतलब 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन और 6 घंटा। इतने समय में क्या करती है पृथ्वी जो है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है। क्लियर है ना, सूर्य के एक चक्कर जो है कितने समय में लगाती है, 365 दिन 6 घंटा। तो याद करो, सेकेंड वर्ष में फिर से कितना होगा, 365 दिन 6 घंटा, ये होगा। थर्ड वर्ष में भी क्या होगा, 365 दिन 6 घंटा, और चौथे वर्ष में भी क्या होगा, 365 दिन 6 घंटा। तो एक घंटा का हिसाब कितना हो गया, 24 घंटा। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 24 घंटा जो है, जो आपका हर 4 साल बाद जो आप लीप वर्ष जो पढ़ते हो कि हर साल 4 साल में क्या आती है, एक लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब क्या होता है, एक अधिक वर्ष, अधिवर्ष बोला जाता है उसको, अधिवर्ष जब बोला जाता है क्या, लीप ईयर, ठीक है। तो ये जो अधिवर्ष है क्यों हुआ, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर 1 वर्ष में पृथ्वी जो है सूर्य का 365 दिन 6 घंटा लगाई, दूसरे साल भी 365 दिन 6 घंटा, ऐसी 4 साल में कितना, 24 घंटा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 24 घंटा जो है 365 से कितना दिन हो गया, 24 घंटे का 366 दिन। तो आप जो लीप ईयर जो आप पढ़ते हो, इसी कारण है कि 4 साल बाद फरवरी का माह कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। ये क्लियर होगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें, है ना, थोड़ा सा कि लीप ईयर किसको बोला जाता है, किस कारणवश है। तो पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमण काल के कारण अनुसार बताइए। क्लियर है। आगे हम देखेंगे कि सूर्य का जो परिक्रमण करता है पृथ्वी, वो जब परिक्रमण करता है तो सूर्य के नजदीक कब होता है और सूर्य के सबसे दूरी पर कब होता है। तो इसका अध्ययन करेंगे हम, किस प्रकार गति करती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर गति करती है, साथ साथ सूर्य के सापेक्ष भी गति करती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप हम इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। आप कमेंट करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, सुधार करते जाएंगे। हमने देखा है कि लगभग 50 से 55% जो है अनसब्सक्राइबर हैं, वो देख तो जरूर रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना आप सहयोग देंगे हमारा हम क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे आपके और बेहतर वीडियो उपलब्ध करवाने के लिए। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कई लोग बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप सब्सक्राइब को दबाने के बाद नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर दीजिएगा। आपको जैसे ही हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।